हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनडीए का 2023 का सेकंड पेपर सोल्व करेंगे जिसमें आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एन असेंशियल कंपोनेंट इन स्टेनलेस स्टील। नोट पूछा है, नोट एन इसेंशियल कंपोनेंट इन स्टेनलेस स्टील। आयरन, निकल, क्रोमियम या टिन। आयरन, निकल, क्रोमियम या टिन, कौन सा इनमें से स्टेनलेस स्टील का कंपोनेंट नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, टिन। क्या आंसर होगा? टिन आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे। मैच द फॉलोइंग, आपने मैच करना है। सबसे पहले देखो, सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। एसीटोन एंड वाटर के मिक्सचर को अगर सेपरेट करना हो तो कौन से मेथड से करोगे? डिस्टिलेशन। सेपरेशन ऑफ वाटर एंड केरोसिन ऑयल फ्रॉम द मिक्सचर, इसको किस मेथड से सेपरेट करोगे? सेपरेटिंग फनल से। सी, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। अगर इस क्वेश्चन में चार में से अगर आपको चारों के चारों नहीं आते तो आपके पास जो सी और डी ऑप्शन है वो बहुत कॉमन सा है, जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क किससे सेपरेट होगा, या सेपरेशन ऑफ पिगमेंट फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट, ये सभी को पता है क्रोमेटोग्राफी मेथड से होता है। तो ऑप्शन ए और सी में देखो कि जो ऑप्शन डी है वो है फर्स्ट के साथ, है ना? तो बी और डी ऑप्शन तो वहीं पे गलत हो गया। अगर जिसको सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क का पता है कि वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट होता है, तो आपके पास ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर ये किस मेथड से सेपरेट होगा? डिस्टिलेशन से। सेपरेशन ऑफ वाटर एंड केरोसिन ऑयल फ्रॉम द मिक्सचर ये किस मेथड से सेपरेट होगा? सेपरेटिंग फनल मेथड से। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेपरेशन ऑफ पिगमेंट फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट किस मेथड से होगा? क्रोमेटोग्राफी से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चले आगे। Galvanization is a method of protecting iron rusting by coating with a thin layer of gallium, aluminium, zinc, silver. Galvanization process किया होगा सभी ने। Galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating a thin layer of, किसकी कोटिंग की जाती है? गैलियम की, एल्यूमिनियम की, या जिंक या सिल्वर की। तो इसमें किसकी कोटिंग की जाती है? ऑप्शन सी, जिंक। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन अ नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कांस्टेंट। इनमें से आपने बताना है कि कौन से एलॉय में नॉन मेटल प्रेजेंट है। कौन से एलॉयस में नॉन मेटल प्रेजेंट है? सबसे पहले देखो, अमलगम। अमलगम में क्या प्रेजेंट होगा? आपका मेटल प्लस मरकरी, मेटल और मरकरी होगा। ब्रास में क्या होगा? कॉपर प्लस जिंक, और ब्रोंज में भी तुम्हारा कॉपर होता है। स्टील में क्या हो रहता है? तुम्हारा आयरन प्लस कार्बन। कार्बन इसमें क्या है? नॉन मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो ऑप्शन क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन अ नॉन मेटल। नॉन मेटल, तो कार्बन आपका नॉन मेटल है, तो इसमें ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Buckminster fullerene, which looks like a football, is an allotropic form of. फुलरीन किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है? फोस्फोरस की, सल्फर की, कार्बन या टिन की? तो देखो, कार्बन के एलोट्रोप पता है सबको, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये सभी के सभी किसके एलोट्रोप हैं? कार्बन के। और फुलरीन का पूरा नाम क्या है? बकमिनिस्टर फुलरीन। और ये किसका एलोट्रोप है? कार्बन का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे।
कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन Fe2O3 plus 2 aluminium to gives 2 iron plus Al2. Which one of the following statement about the given reaction is not correct? इसमें से आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। इसमें से आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जो रिएक्टिविटी सीरीज पे चलती है, जिसमें आपका एक एलिमेंट जो है वो रिप्लेस करके दूसरे एलिमेंट से जुड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो दूसरे को क्या कर लेगा? सेपरेट कर लेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रही है। ऑक्सीजन सेपरेट होकर एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन यहां से सेपरेट होकर एल्यूमिनियम के साथ लगेगा, है ना। फॉर्म क्या बनेगी? Al2O3 बनेगी। इट इज हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब दो चीजें जब कंबाइन हो रही है, आप रिएक्शन में दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है या एक्सोथर्मिक होती है? तो उसमें रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। जब दो चीजों को अगर कंबाइन किया जाता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। बाकी देख लेते हैं। Fe2O3 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीजन को देता है तो वो क्या होता है? खुद ऑक्सीडाइज होता है। और रिएक्शन कौन सी होती है? वो रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो इसमें तुम्हारा Fe2O3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है। दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। बस स्टेटमेंट कौन सी गलत है? ऑप्शन बी, क्योंकि कंबाइन करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी एनर्जी रिलीज होती है। और इन्होंने क्या लिखा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। चलें आगे। एक और मैच आया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। केमिकल प्रोसेस दी है और रिएक्शन दी है। बर्निंग ऑफ कोल, आयरन नेल इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, addition of barium chloride solution to aluminium sulfate solution. देखो, आयरन नेल इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आयरन है और कॉपर सल्फेट है, और आपको पता है कॉपर से रिप्लेस होकर आयरन के साथ सल्फेट लगेगा। ये एक सिंपल कौन सी रिएक्शन हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑप्शन सी का तो 4 होगा। ऑप्शन सी का 4 है, और ऑप्शन सी का 4 सिर्फ एक में ही है। ऑप्शन सी में आंसर यहीं से निकल आता है। फिर भी देखो, एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन टू एल्यूमिनियम सल्फेट। अब बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट है, इनमें आयंस का एक्सचेंज होगा, और आयंस का जिनमें एक्सचेंज होता है वो कौन सी रिएक्शन होती है? वो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो ऑप्शन डी का फर्स्ट होगा, और इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। Which one of the following process involve chemical reaction? इनमें से आपने बताना है कौन सी केमिकल रिएक्शन है। Evaporation of petrol, dissolution of salt in water, storing of oxygen gas under pressure in a gas cylinder, या burning of magnesium ribbon in air। 10th का चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन आया है। Which one of the following process involve chemical reaction? Evaporation of petrol, dissolution of salt in water, storing of oxygen gas under pressure in a gas cylinder, या burning of magnesium ribbon in air। देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक बात बोली थी कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में एक ही होता है। अगर कोई चीज बर्न हो रही है तो वो केमिकल है। ठीक है, वो कंप्लीट एक फिजिकल से केमिकल चेंज ही है। और अगर कोई चीज इवेपोरेट हो रही है तो वो आपके एक फिजिकल चेंज में आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। आप सभी को पता है कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है कहाँ से स्टार्ट होती है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ऊपर के जो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट है कौन कौन से? पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है?
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तीनों के तीनों आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना। और इसमें जो पोटेशियम और सोडियम है, ये दोनों के दोनों जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, और ये हाईली वोलेटाइल होते हैं। इस वजह से इसको हम वाटर के साथ नहीं रखा जाता, है ना। तो जो कैल्शियम है वो नॉन वोलेटाइल होता है, फिर भी वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। तो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये तीनों के तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि आयरन आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। और इन्होंने पूछा भी, नोट है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इनमें आपने बताना है कि किससे क्या बन रहा है। रिएक्टेंट में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और उससे क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, गैस बन रहा है, ये सॉलिड बन रहा है। देखो सबको पता है ये सिंपल सी रिएक्शन है। ऑक्सीजन आपकी गैस है, मरकरी आपकी लिक्विड की फॉर्म में होती है, तो बी आंसर ठीक होगा। सॉलिड से क्या बन रहा है, बी नहीं, एक मिनट, सी, डी ऑप्शन ठीक होगा। सॉलिड से आपका क्या बन रहा है, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड से आपका लिक्विड एंड गैस बन रहा है, ठीक है। A liquid is heated up to a certain temperature. Which of following situation would correspond to the boiling of the liquid? When atmospheric pressure become equal to the vapor pressure, when atmospheric pressure become have less than vapor pressure, या when atmospheric pressure become higher than its vapor pressure. Option D, when vapor pressure become equal to the air pressure. A liquid is heated up, जब लिक्विड आपका बॉयल होना शुरू हो जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो उस सिचुएशन पे तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर में क्या चेंज होता है। उस टाइम पे तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल रहता है। जिस पॉइंट पे आके तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर इक्वल होता है, उस टाइम पे तुम्हारा लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है एक एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। Which one of the following is not an example of organic compound? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल नहीं है। मार्श गैस आपको पता है ऑर्गेनिक है, यूरिया भी ऑर्गेनिक है, केन शुगर भी ऑर्गेनिक है, जो अमोनियम साइनेट है वो आपका क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following acid is used by goldsmith of cleaning of gold and silver article? जो गोल्ड एंड सिल्वर होता है उनको किससे आप क्या करते हो, एसिड से साफ करते हो। कौन सा एसिड होता है वो, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, या फॉस्फोरिक एसिड होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। What is the action of litmus on ethanol? Litmus is neutral towards ethanol. Ethanol turns blue litmus to red, confirming acidic nature of ethanol. Ethanol turns red litmus to blue, confirming acidic nature of ethanol. Ethanol delocalizes litmus through bleaching action. What is the action of litmus on ethanol? तो litmus is neutral towards ethanol. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। Which one of the following metal can be extracted using carbon as a reducing agent? Zinc, silver, gold, aluminium. Which one of the following metal can be extracted using carbon as reducing agent? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जिंक, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द कोलाइडल सॉल्यूशन? कोलाइडल सॉल्यूशन को लेके कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। देखो पहली बात है, कोलाइडल सॉल्यूशन किस में होते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर में होते हैं, ठीक है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर में मिल्क वगैरह जो सारी की सारी एग्जांपल, मिल्क, ब्लड, ये सारे के सारे तुम्हारे कोलाइडल सॉल्यूशन में आते हैं। तो पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्यों, मिल्क और ब्लड कैसे हैं, होते हिट्रोजीनियस हैं। ये कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जो होते हिट्रोजीनियस हैं,
पर उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी होमोजीनियस से मैच करती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर, नहीं, कोलाइडल सॉल्यूशन आपका हेट्रोजीनियस होता है नेचर में। दे शो टिंडल इफेक्ट, स्टेटमेंट सही है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन केप्ट अनडिस्टर्ब्ड, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो पूछा क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, केरोसिन एंड पेट्रोल मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, इस सभी को आंसर पता होना चाहिए। केरोसिन एंड पेट्रोल मिक्सचर को किस मेथड से सेपरेट किया जाता है, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल, फ्रिक्शनल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या कंप्रेसिंग एंड कूलिंग। सबको पता है ये डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट किया जाता है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड किस बेस पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में चीजों को सेपरेट किया जाता है, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे। तो केरोसिन एंड पेट्रोल मिक्सचर को अगर आपने सेपरेट करना हो तो किस मेथड से करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर्पस बाय डेल्टन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट फॉस्फोरस, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। डेल्टन के अकॉर्डिंग जो सिंबल दिया था फॉस्फोरस का वो ये था, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन इज करेक्ट, कार्बन को लेके कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। कार्बन फ्रॉम द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेड थिंग्स वी यूज, ये स्टेटमेंट ठीक है। कार्बन शो टेट्रावेलेंसी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। कार्बन फॉर्म कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, टेट्रा बॉन्ड तो वो बनाता ही नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसमें गलत है। पर पूछा क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, आई होप आप सभी को समझ आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।